बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स के हवाले से है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2012 जो कि पंजाब से डील करता है और ये हम कोर्स कवर कर रहे हैं ऑडिट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की कोर्स के कवर के लिए। और आप हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे, यहाँ पे नंबर मेंशन्ड है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का। और आज हमने इस सेशन में सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 10A यानी कि 4 सेक्शन होंगे हमारे, 9, 8, 9, 10, 10A। और इनके इस सेशन को कवर करने के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एट द एंड ऑफ द सेशन वो क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ ओपन मार्केट प्राइस। इसके अलावा मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस, जो आप वैल्यू ऑफ़र करते हैं, जिन सर्विसेज के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ता है, सेल्स टैक्स, उसकी प्राइस कैसे डिटरमिन की जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर टाइम यानी कि टाइम के हवाले से जो इसकी बाइफर्केशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा ऐसी सर्विसेज को जिसमें टाइम पीरियड डिफरेंट होता है या टाइम पीरियड को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन एक्सक्लूजन्स जो इसमें हैं, यानी कि जहाँ पे अप्लाई होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं जिनके ऊपर ओवर द टाइम यानी कि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा टैक्स चार्जिंग एंड कलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, थ्रेशोल्ड और एग्जाम्पशंस के हवाले से बात होगी। इसके अलावा ऑप्शन फॉर चार्जिंग सेल्स टैक्स, वो कौन से ऑप्शन हैं। इसके अलावा इररिवोकेबल परमिशन एंड मिसयूज़ कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर कोई परमिशन लेता है कोई ऑप्शन अवेल करने के लिए जो उसके लिए बेनिफिशियल होता है तो वो इररिवोकेबल होता है और जब ये गवर्नमेंट समझ लेती है कि जो ऑप्शन लिया गया है उसका मिसयूज़ हो रहा है। ये मेनली पॉइंट्स होंगे। अभी आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन ये आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। चलते हैं अपने थारोली इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 है और ये चैप्टर 2 की ही कंटिन्यूएशन है। ओपन मार्केट प्राइस, इसमें सब सेक्शन 1 कहता है द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ ए सर्विस इज़। ओपन मार्केट प्राइस ऑफ ए सर्विस इज़ वो क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है, द प्राइस द सर्विस वुड फैच in an open market transaction freely entered into between persons who are not associated persons। यानी कि कोई भी ओपन मार्केट है और उसमें एक सेलर है, दूसरा बायर है, एक सेलर दूसरा बायर, वो दोनों एग्री होते हैं कोई चीज़ सेल करने में, सर्विस को सेल करने में और बाय करने में, और उनके दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं होती या वो एक दूसरे के एसोसिएटेड ना हों, तो ये जो सर्विस के चार्जेस होंगे, सर्विस की प्राइस होगी, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन मार्केट प्राइस। ये पॉइंट नंबर 1 है। द प्राइस द सर्विस वुड फैच इन एन ओपन मार्केट, जिसकी हमने यहाँ बात की, ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रीली इंटर्ड इनटू बिटवीन पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड पर्सन, यानी कि मिस्टर एस और मिस्टर बी आपस में एसोसिएटेड ना हों, और जो सेल करने वाला है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला एस है, वो बाय करता है बी, और इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है। अच्छा जी, अगर पॉइंट नंबर बी है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन एन अमाउंट अंडर पैराग्राफ ए, जो ऊपर हमने बात की कि इस हालात में आप प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। फिर द प्राइस अ सिमिलर सर्विस वुड फैच, जो सर्विस हमने सर्विस एक्स की बात की थी, तो इसी तरह से X1 कोई सर्विस है वो भी इस तरह की ही मिलती जुलती है। सर्विस वुड फैच इन एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रीली इंटर्ड freely made between persons who are not associated persons, adjusted to
टेक अकाउंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द सिमिलर सर्विस एंड एक्चुअल सर्विस, यानी कि एक्चुअल सर्विस x और x1 की प्राइस में क्या फ़र्क है और इन दोनों की सर्विस में कितना एक टाइम का फ़र्क है, कितना एक क्वालिटी का फ़र्क है, कितने ड्यूरेशन का फ़र्क है, उस डिफरेंस को उसी के ऊपर आपने डिटरमिन कर लेना है और फिर x की प्राइस आपने मालूम कर लेनी है। अगर एग्जैक्टली x की प्राइस मालूम ना की जा सकी हो पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक या ए के मुताबिक, तो बी की तरीक़ाकार यानी कि आप सिमिलर सर्विस की प्राइस डिटरमिन करके तो उसको इक्वलाइज कर लेते हैं। इसके बाद सी नंबर पे डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम एंड प्लेस एट विच द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड, यानी कि जिस जगह पे सर्विस प्रोवाइड की गई है मार्केट की कंडीशंस क्या थी और जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं उस जगह पे आपने देखना है। कहीं ये नहीं है कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की किसी मार्केट की और प्राइस की जो सिमिलैरिटी है वो आप जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बात हो रही तो पाकिस्तान में ही मार्केट में इक्वल या सिमिलर सर्विस की डिटर्मिनेशन करनी होगी प्राइस की। तो हमने यहाँ तक 3 पॉइंट्स कवर किए हैं, यानी कि ओपन मार्केट के हवाले से था कि उसकी प्राइस सर्विस की कैसे डिटरमिन की जाएगी। पहला पॉइंट था कि आप मार्केट में जाते हैं, सेलर और बायर में कोई एसोसिएशन ना हो तो उस सर्विस की जो प्राइस होगी वो डिटरमिन की जाती है। अगर फ़र्ज़ किया वो सर्विस का नाम था एक्स, उस जैसी कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही तो उससे मिलती जुलती x1 थी, वो पॉइंट बी में हमने कहा उससे आप उसका कंपैरिजन कर लें तो प्राइस डिटरमिन कर लें कि x की क्या बनेगी। पॉइंट नंबर सी पे कहा गया है कि मार्केट की कंडीशंस और प्लेस के हवाले से आपने डिटर्मिनेशन करना है, वो एक जैसी जगह पे होनी चाहिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 8 का ही सब सेक्शन नंबर 2 है। इफ़ द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ ए सर्विस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 को हमने देखा, उसके पॉइंट ए बी सी को देखा। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप इसके बावजूद मालूम नहीं कर सकते फिर क्या करेंगे, इट मे बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग एनी मेथड और फार्मूला स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी जो पंजाब की है वो जो फार्मूला बताएगी उसके मुताबिक फॉर कैलकुलेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द प्राइस। तो जो आपने प्राइस मालूम करनी है वो एक आपको टारगेट मिल जाता है, उससे अंदाज़ा लग जाता है, उस अंदाजे के मुताबिक आपने मालूम करनी है। द सर्विस वुड फैच इन एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रीली मेड बिटवीन पर्सनस हु आर नॉट एसोसिएट्स, इनके दोनों एसोसिएट्स ना हों लेकिन जो अथॉरिटी फार्मूला बताया, तरीक़ाकार बताया, उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप प्राइस मालूम करेंगे। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 9, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल की बात नहीं हो रही या उनकी डिफरेंस जब आप इस सेक्शन को पढ़ लेंगे समझ आ जाएगी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ तक आप मालूम रखें कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम का जब हम सेक्शन ये कवर कर लेंगे सेक्शन 9 तो आपको क्लियर आ जाएगी इसकी समझ। वेयर अ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड पेमेंट फॉर द सेम इज़ मेड on a periodic basis, the service shall be treated as comprising 2 or more separate and distinct services, each corresponding to the part of service to which each separate part of the consideration relates। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि लेट्स सपोज हमने सर्विस की डिटर्मिनेशन की कि जी हमने सर्विस बाय करनी है, सर्विस बाय करनी है ओवर द टाइम ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे हमें सर्विस हमने प्रोवाइड। हम अब ये कहते हैं कि जी हम सर्विस बाय कर रहे हैं, पहले महीने में 1 पॉइंट की सर्विस है, दूसरे महीने में 2 पॉइंट की सर्विस है, कोई अज्यूम कर रहा है, तीसरे में 3 पीरियड की है, 2 डॉट हैं, 2 डॉट हैं, 3 डॉट हैं, यानी कि कोई भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स की बात कर लेते हैं या आप उसको घंटों की बात कर लेते हैं, कोई भी आप यूनिट कर लेते हैं। 7 मंथ में हमें 4 यूनिट्स चाहिए थे, 8वें महीने में 3 यूनिट चाहिए थे, 5वें महीने में 4 यूनिट चाहिए थे, इसी तरह 10वें महीने में 1 यूनिट चाहिए था, 11वें महीने में 3 यूनिट चाहिए थे, 12वें महीने में 5 यूनिट चाहिए थे। अच्छा जी, अब हमें हर महीने के यूनिट के हिसाब से अगर प्राइस हम पे करेंगे कि 1 यूनिट की प्राइस बनती है 1000, तो वो हमने पे कर ली। दूसरे महीने में 2000 थी वो हमने पे कर ली, तीसरे महीने में 3000 थी वो हमने पे कर ली। यानी कि पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, उनकी जितनी सर्विस थी उसके मुताबिक हमने प्राइस या
हमने कीमत पे कर दी तो हर एक यूनिट को या हर एक सर्विस को अलग से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ये बात की गई। अगर इसी तरीके से एक वन ईयर के अंदर हम 6 मंथ की 2 कर लेते हैं, 6 मंथ का टाइम और 6 मंथ का टाइम, उसमें जितनी भी होगी तो हम इनको कहेंगे, और 6 मंथ पहले में जितना काम हुआ उसके हम पे कर देंगे, दूसरे 6 मंथ में जितना काम हुआ होगा उसके पे कर देंगे। तो दोनों हमने टाइम पीरियड अलग से डिटरमिन कर लिया और उस टाइम पीरियड के मुताबिक पेमेंट कर ली, तो इसको कहते हैं सर्विस को भी अलग से कंसीडर किया जाएगा और उसकी प्राइस को भी अलग से कंसीडर किया जाएगा। सिंपल ये बात की गई है सब सेक्शन 1 में। Where a service is provided over a period of time and payment for the same is made on periodic basis, the service shall be treated as comprising 2 or more separate and distinct services, each corresponding to the part of the service to which each separate part ऑफ द कंसिडरेशन रिलेट्स, यानी कि हर पार्ट की जिसकी कंसिडरेशन अलग से होगी उस सर्विस को भी अलग से तसव्वुर किया जाएगा। इसकी फर्दर बाइफर्केशन है, सब पार्ट ए है, इलिस्ट्रेशन इसकी एग्जांपल दी गई है। वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर a 2-year पीरियड एंड पेमेंट इज़ मेड ऑन सेमी एनुअल बेसिस, यानी कि 2 साल की सर्विस ली गई और 6 महीने की उसकी पेमेंट्स की गई। द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज फॉर ईच 6 मंथ पीरियड कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट सर्विस। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 2 ईयर्स की सर्विस थी, हम कहेंगे 6 मंथ की सर्विस, 6 मंथ की सर्विस, 6 मंथ की सर्विस और 6 मंथ की सर्विस, हर एक की पेमेंट भी अलग थी और हर एक को अलग अलग कंसिडर किया जाए। दूसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल है, वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी provides an insurance policy over 5 years period and receives a premium on annual basis, कि 5 साल का उसने इंश्योरेंस प्रीमियम की बेसिस पे एक पॉलिसी दी और प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे। ईच प्रीमियम रिलेट्स टू द सेपरेट ईयर सर्विस, यानी कि ईयर 1, 2, 3, 4, 5 हर एक की अलग अलग से सर्विस कंसीडर की जाएगी। इसमें नोट भी किया गया था, अबव इलस्ट्रेशन आर merely explanatory and shall not be construed as inclusive in any manner whatsoever। तो एग्जांपल इसको जस्टिफाई आप हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इसकी एक और इलस्ट्रेशन, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज फॉर विच पेमेंट इज मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कि आपने फ़र्ज़ किया 1 महीने की सर्विस ले ली थी कि वो थी 10,000 की, आप उसको कहते हैं जी आप इसको 5 पेमेंट में करते हैं, यानी 5 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 की, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं 2,000 की, 2,000 की, 2,000 की, 2,000 की, इस तरीके से सब आप 10,000 पेमेंट कर देते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट वाली उस अलग अलग पीरियोडिक में तसव्वुर नहीं होगी, क्योंकि सर्विस तो आपने 1 महीने में वंस टाइम में ले ली थी, लेकिन आप उस अमाउंट को अलग उसी की मद में थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो ये अलग से होगी। अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, स्कोप ऑफ टैक्स। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 10 है हमारा, स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर्स, कि इस टैक्स का जो पूरा एरिया है कहाँ तक एक्सपेंड होता है और इससे कनेक्टेड मसाइल क्या हैं। सब सेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक एंड रूल्स देयर शैल बी चार्ज्ड, लिवाइड, कलेक्टेड एंड पेड द टैक्स। जहाँ जहाँ पे ये चार्ज होता है, लिवाई करते हैं या कलेक्ट करते हैं टैक्स, इस प्रोविजंस के मुताबिक या इस एक्ट के रूल की वजाहत के मुताबिक। एक्ट तो कानून है और इस कानून की वजाहत के लिए रूल्स बनाए गए होंगे, तो उसके मुताबिक जो चार्ज किया जाएगा, लिवाई किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा एंड पेड द टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए टैक्सेबल सर्विस। किस पे चार्ज करेंगे? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। वैल्यू डिटर्मिनेशन का हमने मालूम कर लिया था पहले तो पिछले लेक्चर में, और उसके बाद टैक्सेबल सर्विसेज जो स्केड्यूल 2 के मुताबिक एट द रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में ये जो सर्विसेज हैं उनकी भी लिस्ट है और उनके ऊपर रेट क्या अप्लाई होगा वो भी बताया गया है। तो ये जो एक्ट है और इसकी जो रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई होंगे। जो सेकंड स्केड्यूल में लिस्ट ऑफ क्लास ऑफ सर्विसेज दी गई और उनके ऊपर जो रेट है या रेट सप्लाई है उनकी कलेक्शन के लिए। सब सेक्शन 2 कहता है द गवर्नमेंट में,
गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी से मुराद यहाँ पे पंजाब की सेल्स टैक्स अथॉरिटी है जो सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करेगी, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करेगी? अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज द गवर्नमेंट में इम्पोज। अब रिकमेंडेशन अथॉरिटी ने दे दी, ये गवर्नमेंट की मंशा है, उसकी मर्जी है कि वो इम्पोज करे या ना करे, या लिमिट उसकी रेस्ट्रिक्ट करे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट। लेकिन जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसको ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश करना होगा। डिक्लेयर दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन प्रोवाइड कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, द टैक्स शैल बी चार्ज्ड, लिवाइड एंड कलेक्टेड एट सच हायर, लोअर, फिक्स्ड और स्पेसिफाइड रेट और रेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसमें लोअर हो, फिक्स्ड हो, हायर हो, जो भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आयद करेगा वो नोटिफिकेशन में वाजे किया जाएगा। इसके बाद है सब सेक्शन 3, नॉट विद स्टैंडिंग अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की प्रोविजंस के बावजूद द अथॉरिटी में, अथॉरिटी से मुराद टैक्स अथॉरिटी, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट उसकी पहले अप्रूवल ये अथॉरिटी लेगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, अथॉरिटी दे दी, एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट, वो अथॉरिटी देने के बाद ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश भी हो गया, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और अदरवाइज fix the limit or threshold of annual turnover of any service or class of services provided by any person or class of persons below which such person or class of persons shall be exempt from payment of tax under the act। यानी कि यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि जो अथॉरिटी लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल पहले लेगी और उसको ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गज़ेट में, तो फिर जो है वो टर्न ओवर की लिमिट डिसाइड की जा सकती, टर्न ओवर के जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसकी अमाउंट मिनिमम या मैक्सिमम कितनी होगी, कितनी कम से कम होगी, या फ़र्ज़ किया कहते हैं कि 10 लाख तक अगर फ़र्ज़ किया ज्यूम कर रहे हैं कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा वो एग्जैम्प्ट है और इससे ऊपर वाले इतना टैक्स पे करेंगे, यानी कि रेट्स वगैरह वो स्पेसिफाई कर देगा, तो उसकी एग्जैम्पशन वगैरह भी अथॉरिटी जो है वो देगी, लेकिन उसकी पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। वो एक पर्सन पर भी लागू हो सकती है, वो क्लास ऑफ पर्सन पर भी लागू हो सकती है, और ये एग्जैम्पशन पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द एक्ट है, इस एक्ट के मुताबिक, यानी कि कौन सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे करेगा, तो कितना करेगा, कितनी कम से कम होगी या मैक्सिमम कितनी होगी, तो जहाँ तक छूट मिल सकती है, एग्जैम्पशन मिल सकती है, ये अथॉरिटी के पास पावर है। लेकिन अथॉरिटी पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके फिर नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गज़ेट में, यहाँ पे सिंपल ये बात कही गई है। इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है 10A, ऑप्शन टू चार्ज टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट, यानी कि एक लो रेट हो सकता है, हाई रेट हो सकता है, एक स्टैंडर्ड रेट हो सकता है। स्टैंडर्ड रेट हम ये कर लेते हैं कि जी लेट्स सपोज 17% है या 18% है, तो अब इससे 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, तो जो भी है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, वेयर एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज इज चार्जेबल एट अ रिड्यूस्ड रेट अंडर द सेकेंड स्केड्यूल। सेकेंड स्केड्यूल में रिड्यूस्ड रेट था 15। एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विस और सर्विसेज में विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है, अथॉरिटी किस से परमिशन लेंगे? अथॉरिटी से, जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी पंजाब में, आप टू चार्ज सेल्स टैक्स एट द स्टैंडर्ड रेट, यानी कि वहाँ पे रेट दिया गया था 15, लेकिन ये कहते हैं कि जी हम तो स्टैंडर्ड रेट जो 18 है या 17 है जो भी है उसके मुताबिक टैक्स चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज के ऊपर और पे करेंगे। हो सकता है उसके ऊपर कोई बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा हो, इसलिए वो ऑप्शन लोअर से ऊपर जाना चाहते हैं स्टैंडर्ड रेट पे, तो वो ऑप्शन लेते हैं, लेकिन इसकी परमिशन किससे लेंगे? अथॉरिटी से। परमिशन मिल गई, फिर क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी उसके ऊपर कंडीशन लगाएगी, रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, लिमिटेशन लगाएगी, उसके मुताबिक ही वो स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करेगा या वो पे करेगा या परमिशन उसको देगा, और उस परमिशन में जितनी भी कंडीशंस लगाई गई हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं या शिक्कें लगाई गई हैं, उसका वो पाबंद होगा कि वो फॉलो करे।
अब इसका सब पार्ट 2 क्या कहता है, द परमिशन ग्रांटेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इररिवोकेबल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, कि आप अपनी मर्जी से लोअर पे हाई पे गए हैं स्टैंडर्ड रेट पे, आप स्टैंडर्ड रेट से लोअर पे आप अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, आपको दोबारा अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इररिवोकेबल है, यानी कि वो आपको स्टैंडर्ड रेट पे ही टैक्स पे करना है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर the authority has reason to believe that the taxpayer has misused the option, यानी कि जो कम वो स्टैंडर्ड रेट पे गया है तो उस ऑप्शन को वो मिसयूज कर रहा है, the authority may withdraw the permission granted under subsection 1 at any time after affording an opportunity of being heard, उसको एक मौका देगी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज कर रहे हो, तो उसकी सफाई लेने का उसको एक मौका दिया जाएगा। अदरवाइज जो सफाई लेने के बाद भी अगर अथॉरिटी ये समझती है कि वो उससे मुतमईन नहीं है, तो वो ये जो ऑप्शन उसको दिया होगा उसको विदड्रा कर सकती है, लेकिन एक ऑप्शन उसको दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब इसी सेशन के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएं तो आप किस तरह से आंसर कर पाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। लेट अस मूव टुवर्ड क्विज। व्हाट इज़ द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ ए सर्विस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेंशनड? Option A, the price freely entered into between associated persons, the price determined based on prevailing market conditions, the price similar service would fetch in a transaction between non-associated persons. Option D, the price specified by the authority. Right option is C, the price similar service would fetch in a transaction between non-associated persons. Question number 2. If the open market price of a service cannot be determined, how may it be calculated? Option A, by using any method or formula specified by the authority, by referring to the market price of similar goods, by conducting a survey among associated persons, by referring to historical price data. Right option is A, by using any method or formula specified by the authority. Question number 3. How are services treated if provided over a period with periodic payments? Treated as one single service for the entire period? Treated as separate services corresponding to each payment period? C. Treated as a service with variable pricing? D. Treated as per the discretion of the service provided? Right option is B. Treated as separate services corresponding to each payment period. Question number 4. Which section of the Act specifies the tax rate on taxable services? Section 2, Section 3, Second Schedule, Section 4. Right option is Second Schedule. Question number 5. Under what circumstances may a person providing a service charge sales tax at the standard rate instead of the reduced rate? Without permission from authority, with the permission of the government, with the permission of the authority, without any conditions? Right option is C, with the permission of the authority. Question number 6. What action can the authority take if it suspects misuse of the option to charge sales tax at the standard rate? Revoke the taxpayer's permission, report the taxpayer to the government, impose additional taxes, none of the above. Right option is A, revoke the taxpayer's permission. Question number 7. Under which provision may the government declare a different tax rate for certain taxable services? Section 3.2, Section 4.3, Section 5.1, Section 2.4. Right option is Section 3.2, यानी कि Section 3 और subsection 2. Question number 8. What is the condition for the irrevocability of the permission granted to charge sales tax at the standard rate? It is subject to annual renewal, it is subject to taxpayer's discretion, it is irrevocable, it is
irrevocable except with the permission of the authority? Right option is D. It is irrevocable except with the permission of the authority. Question number 9. Which provision exempts certain persons or classes of persons from payment of tax under the Act? Section 25, Section 33, Section 44, Section 51. Right option is Section 3, subsection 3. Question number 10. What is the purpose of specifying the conditions, restrictions and limitations for opting to charge sales tax at the standard rate? To encourage all taxpayers to charge the standard rate, to provide flexibility to taxpayers in tax collection. Option C, to ensure fair and consistent application of tax rules. D option, to reduce administrative burden on the authority. Right option is C, to ensure fair and consistent application of tax rules. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।